हम वैक का टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने CAPM वगैरह क्लोज किया था। आंसर इस वैक के अब हम पास्ट पेपर्स वगैरह देखते हैं और आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है डिंडला कंपनी, ठीक है। वैक के प्रॉपर जो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज, और 2-3 सवाल हम देखेंगे इसके अंदर। तो स्क्रीन पे आ रहा है डिंडला कंपनी में, फिर सवाल को रीड कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और किस तरह हम सवाल को मैनेज करेंगे। डिंडला कंपनी इज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया इसने हमें, और सवाल के अंदर हमारे पास क्या क्या है शामिल इस वक्त। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आ रहा है, इक्विटी रिजर्व्स आ रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं। सर वैक में हमने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, सबसे पहले ये था कि सवाल या तो 2 फॉर्म में होगा, या तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए, या फिर वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा। पैराग्राफ फॉर्म में होगा तो आपको बहुत ही केयरफुली रीड करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाउ मच नंबर ऑफ फाइनेंसेज आर अवेलेबल। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में होगा तो इट विल बी ईजी टू लुक अप कि कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग की हुई है। तो सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें, सबसे पहले इसने हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसने हमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स, इसका मतलब ऑर्डिनरी इक्विटी फाइनेंस दिया हुआ है इसने, इसकी नॉमिनल वैल्यू आ रही है 23 मिलियन रुपीज़ इन 1000 दिया हुआ है। फिर रिजर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, इक्विटी इन रिजर्व्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स से भी फाइनेंसिंग की हुई है। और 6% लोन नोट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग भी हुई हुई है, प्लस एक बैंक लोन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ फाइनेंसेस कितने हैं सर, एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स का है, दूसरा जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स का है, दोनों इक्विटी से पर्टेन करते हैं, और 2 डेट्स फाइनेंसेस हैं, ठीक है। तो तीसरा फाइनेंस ये और चौथा फाइनेंस ये, मतलब देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द क्वेश्चन, और कैपिटल स्ट्रक्चर इस पर डिपेंडेंट है, और 2 इक्विटी के हैं और 2 डेट्स के हैं। एक तो सिंपल है बैंक लोन है, और दूसरा क्या है लोन नोट्स है। रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है, आए इसकी फर्दर चीज़ें देखते हैं, और सबकी नॉमिनल वैल्यूज दी हुई हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर ऑफ डिंडला कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है इस वक्त। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ डिंडला कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट 4.26 पर शेयर। सर सवाल रीड करते हुए ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किस पैरामीटर के अंदर डिनोट की हुई है, पर शेयर दी हुई है, टोटल वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ये बड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फ्लंक इन द क्वेश्चन। कि अगर कोई चीज़ आपने मिस आउट कर दी और आपने सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंगली तो आपके उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो सर इट इज़ 4.26 पर क्वेश्चन, 4.26 पर शेयर। इसका मतलब ये कि पर शेयर की प्राइस, इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 4.26 पर शेयर। एंड ऑन एन एक्स डिविडेंड बेसिस, ऑन एन एक्स डिविडेंड बेसिस, सवाल ने बता दिया इट इज़ वेरी गुड कि एक्स डिविडेंड बेसिस है, हमें अपने फॉर्मूले के लिए भी एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए होती है। एंड हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.25 पर शेयर, दस दिस इज द पार वैल्यू, ठीक है, दिस इज द पार वैल्यू। वो मार्केट वैल्यू थी, ये पार वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसकी पार वैल्यू कितनी है, 0.25 पर शेयर। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द फ्यूचर बाय 4% पर ईयर। सर डिविडेंड की ग्रोथ रेट दे रहा है हमें 4% पर ईयर, एंड अ डिविडेंड ऑफ 0.25 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड। और करंट डिविडेंड दे रहा है, करंट डिविडेंड मैंने 0.25 पर शेयर अभी दिया है, और डिविडेंड की ग्रोथ कितनी है, 4%। इसका मतलब मैं डिविडेंड की वैल्यूएशन वगैरह देख रहा हूँ तो मुझे ग्रोथ रेट की नीड पड़ेगी। और सर इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा क्या है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस करंट डिविडेंड दिया हुआ है। इसका मतलब सर फिक्स्ड ग्रोथ इन डिविडेंड वाला मॉडल मेरा यूज हो रहा होगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ के। सेकंड थिंग, अब हमने बात कर लिया ऑर्डिनरी शेयर्स की, अब बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की। तो 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैव एन एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ 0.056 पर शेयर, ठीक है। 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, 5% का मतलब 5% का डिविडेंड का रेट है, ठीक है। एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू, यहाँ पे भी एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू दी थी, फॉर्मूले के अंदर हम एक्स डिविडेंड चाहिए होता है, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 0.56 पर शेयर है। एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू वही पार वैल्यू इसकी टेक्निकली 1 पर शेयर दी हुई है। दीज शेयर्स आर इरेडीमेबल। सर डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करते आप क्या करते हैं सर, उसका जो डिविडेंड रेट होता है मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनल वैल्यू पर शेयर पे, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर पे। तो अगेन हम जो डिविडेंड अप्लाई करेंगे 5% किस पर अप्लाई करेंगे सर, 1 पर शेयर पर अप्लाई करेंगे, फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आ रहा होगा। हम फॉर्मूले में देख लेंगे किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। और तीसरी चीज़ आ रही है हमारे पास 6% लोन नोट्स की। द 6% लोन नोट्स ऑफ डिंडला कंपनी आर करेंटली ट्रेडिंग एट 95.45 पर शेयर। ट्रेडेबल है डेफिनेटली, तो मार्केट वैल्यू दी हुई है इसने हमें, तो इसने हमें क्या दे दिया, इसकी मार्केट वैल्यू दे दी, मार्केट वैल्यू पर लोन नोट ऑन एन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। डेफिनेटली जो मेरी प्राइसिंग होती है सारी जो फॉर्मूले के अंदर होती है वो सारी एक्स डिविडेंड एक्स इंटरेस्ट होती है। तो सवाल ने लिख लिया इट इज़ बेस्ट थिंग कि हमारी क्या है, एक्स मार्केट वैल्यू जो हम डायरेक्टली प्लेस कर देंगे, एंड विल बी रिडीम्ड एट देयर, मतलब रिडीमेबल है, मतलब रिडीमेबल है।
एट देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 पर लोन। नॉमिनल वैल्यू यूजुअली 100 होती है, सवाल में नहीं दी होती, अगर दे दे तो सही है, अगर नहीं दे तो 100 अज्यूम करते हैं हम यूजुअली बॉन्ड्स के केस में या डेट के केस में। तो 100 पर लोन नोट इन 5 ईयर्स टाइम, 5 साल का टाइम है और रिडीम होगा 5 साल बाद 100 पर लोन पे जिसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो इसका मतलब रिडीमेबल डेट है, रिडीमेबल डेट के जो केडी निकलता है वो आफ्टर टैक्स निकलता है। वो कैसे निकलता है सर? वी यूजुअली फाइंड द IRR ऑफ द लोन नोट और डेट। ठीक है, अब बैंक लोन की बात कर रहे हैं। बैंक लोन एज फिक्स इंटरेस्ट 7%। सबसे आसान दुनिया की चीज़ है वैक में, सबसे आसान क्या है? बैंक लोन है। सिंपल, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके निकाल देना है और बैंक लोन दिया हुआ है आपको, हैज़ अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर ईयर। इसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सब सेम होती है, इसके वेट भी सेम होते हैं और इसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ ना इशू नहीं होता, बस 7% को आपको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। सबसे ईजिएस्ट थिंग यही है इसके अंदर, वैक के अंदर। टेस्ला कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स रेट ऑफ 25%। ठीक है, टैक्स रेट दे दिया। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी है इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर हमें इलस्ट्रेशन वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह क्लैरिटी है तो मैंने किया कि सबसे पहले मैंने ज़िंदगी आसान ये कर ली अपनी कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कितनी नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, किस तरह की है और किसकी कॉस्ट किस तरह निकाली जाती है, उसके वेट्स किस तरह निकाले जाते हैं। एंड देन वैक कैलकुलेशन विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसको देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है सर? रिक्वायरमेंट कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर, कैलकुलेट का मतलब वर्ब, क्या करवाना चाह रहा है आपसे? कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। कैलकुलेट करके दो द आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टेस्ला कंपनी ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। सर सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट में मैंने पूछा था कि सवाल स्पेसिफाई करेगा आपको कि आपको कौन सा वैक चाहिए, आपको कौन सा वैक चाहिए, अगर आपको कौन सा। अगर मैं अपने लेक्चर्स के अंदर जाऊं तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया था वैक के अंदर कि क्वेश्चन वुड स्पेसिफाई दिस थिंग, क्वेश्चन वुड स्पेसिफाई। तो क्वेश्चन ने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया आपको यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू बेसिस का वैक मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो हम इसका वैक निकाल लेते हैं। वैक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारी सोर्सेज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उनके वेट्स निकालने पड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके मुझे मार्केट वैल्यू का वैक आ जाएगा और मैं सुकून से 8 मार्क्स गेन कर लूँगा इसके अंदर, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन and see how easy it is to gain the marks here. टेस्ला कंपनी, सर पहला स्टेप क्या है? सबकी कॉस्ट निकालना। आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ये निकाल लें। सबसे पहली क्या है चीज़? KE, ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालनी है सर? मुझे दिया हुआ है करंट डिविडेंड 0.25 पर शेयर। ठीक है, ग्रोथ मॉडल है 1 प्लस क्या करूँगा, ग्रोथ से रेस करूँगा, 4% का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय सर मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस कितनी है 4.26, जस्ट टू कंफर्म 4.26 पर शेयर आ रही है, और प्लस करूँगा मैं अपना ग्रोथ रेट जो भी है मेरा दिया हुआ है। तो KE मेरे पास अकॉर्डिंगली आ जाएगा 10.1%। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने एक सोर्स क्या की, निकाल ली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस पे आता हूँ मैं, तो प्रेफरेंस को मैं डिनोट करता हूँ KP से। और प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड दिया हुआ था 5%, इट इज़ द डिविडेंड परसेंटेज एंड इट अप्लाइज टू द नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। तो 5% मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ डिविडेंड। मार्केट वैल्यू कितनी है 0.56 पर शेयर। तो 0.56 पर शेयर को मैंने यहाँ से कर लिया। तो मेरा जो KD आ गया वो कितना आ गया KD मेरा सर? इट कम्स अप टू 8.9%। आई होप इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन सो फार। आगे भी इंशाल्लाह आसान होगा सब कुछ। तीसरी सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस देख ली। तीसरी सबसे आसान सोर्स क्या है? KD बैंक लोन। बैंक लोन में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट है मेरा और मुझे क्या करना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है सर? 25% टैक्स है, 25% टैक्स है, एंड देन यू विल फाइंड द KD ऑफ द बैंक लोन विच इज़ 7% को अगर मैं 25% नेट करूँगा तो टेक्निकली 75% रह जाएगा विच इज़ 5.25%। सर इसके पीछे लॉजिक क्या थी सर? इंटरेस्ट टैक्स के रिलीफ को अट्रैक्ट करता है और जिससे क्या होता है मेरी इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट कम हो जाती है ड्यू टू द टैक्स रिलीफ। इसलिए मैं हमेशा KD क्या करता हूँ? आफ्टर टैक्स करता हूँ। तो मेरे पास ये तीनों सोर्सेज की कॉस्ट आ गई। अब हम सर वेट निकाल लेते हैं। वेट्स क्या है? स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 आप डिनोट कर दें, ये स्टेप 2 है आपका। इस स्टेप से चलेंगे तो वैक की कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी आपके लिए। तो इक्विटी कि अगर मैं मार्केट वैल्यू मुझे वैक निकालना है तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू को अगर मैं टेबल रिकॉल करूँ तो वो क्या था? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो सर मार्केट प्राइस मुझे दी हुई है 4.26,
मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं इस सवाल के अंदर, बिल्कुल दिए हुए हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने दिए हुए हैं? 23 मिलियन की नॉमिनल वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है। और नॉमिनल वैल्यू अगर मुझे पर शेयर की नॉमिनल वैल्यू मिल जाए तो सर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूँ। पर शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 0.25 पर शेयर, नो सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.25 पर शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू मुझे 0.25 इसने दे दी और टोटल नॉमिनल वैल्यू उतनी है 23 मिलियन की। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अकॉर्डिंगली अपनी इक्विटी का वेट निकाल लूंगा। 23,000 नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? 0.25। तो इट विल कम अप टू कितना आया? 391,920। 391,920 दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा सर, इसमें जो चीज़ मैंने ये डिवाइड किया, इस डिवाइड से कन्फ्यूजन ये कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इसका मतलब ये था कि मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं इससे। ये फॉर्मूले का कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं है, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए थी ना। तो एक शेयर की अगर मार्केट वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उस इक्विटी की पूरी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कैसे निकाले? मैंने टोटल नॉमिनल वैल्यू उठाई, बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैंने डिवाइड कर दिया पर शेयर नॉमिनल वैल्यूज की, कि एक शेयर की अगर नॉमिनल वैल्यू इतनी है तो ये टोटल 23 मिलियन आ रहे हैं अगेंस्ट कितने के, इसके पीछे कितने शेयर्स हैं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए था। तो मैंने टेक्निकली इसलिए डिवाइड किया इसको। अब इक्विटी की वैल्यू आ गई, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है सर? प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? वही जो मार्केट में वैल्यू चल रही है पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं आप। तो सवाल में दी हुई है प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी? 0.56 पर शेयर। और प्रेफरेंस शेयर अगर आपके पास 5 मिलियन की टोटल नॉमिनल वैल्यू आ रही है तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 1 पर शेयर। इसका मतलब सर 5 मिलियन शेयर्स इन इशू है। तो 5 मिलियन शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? मार्केट वैल्यू आ रही है 0.56। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0.56 इंटू 5,000, 2800 रुपीज़ इन 1000 चल रहा है सब कुछ। अब हम आते हैं बैंक लोन की, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू पे। बैंक लोन सबसे इजीएस्ट था, उसमें क्या था, जो इसकी बुक वैल्यू वो इसकी मार्केट वैल्यू है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है बैंक लोन की सर? 3,000, यही इसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। एंड देन वी विल फाइंड आउट द सम ट्रिकी पार्ट तो नहीं है, एक कैलकुलेशन एरिया है इसके अंदर। वो क्या है? लोन नोट्स, लोन नोट्स का वेट। तो सर इसको मैं वर्किंग वन से नोट कर देता हूँ क्योंकि इसमें हमने निकालना है IRR। तो हम वर्किंग वन से इसको निकाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसका IRR निकाल रहे हैं। लोन नोट्स का हमें निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उसका KD आता है रिडीमेबल डेट का थ्रू IRR। सो लेट्स फाइंड आउट द IRR। इसको वर्किंग वन नाम दे दो इसको, ताकि मेन सवाल सोल्यूशन से कनेक्ट हो जाए रेफरेंसेस का। मेरा फॉर्मेट क्या था? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल। देन IRR के लिए मुझे क्या करना पड़ता था? 2 डिस्काउंट फैक्टर चाहिए थे, दोबारा डिस्काउंट फैक्टर किया, दोबारा प्रेजेंट वैल्यू की। स्टैंडर्ड मेरा क्या सेट था सर? 5% एक रेट, 10% दूसरा रेट। आपको रेट्स के सारे वैल्यूज़ वगैरह टेबल्स में गिवन है, होती है एग्जाम के अंदर। तो लोन नोट्स का मेरा अरेंजमेंट ये है सर, पहले मेरा क्या होगा? मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड, हर चीज़ पर बॉन्ड रखनी है, पर लोन नोट रखनी है। फिर मुझे कूपन वगैरह मिलेंगे इसके, फिर इसकी रिडेम्पशन होगी। 5 साल का टाइम था बॉन्ड का, 5th ईयर पे रिडेम्पशन है, 1 to 5th ईयर का कूपन है, और 0 पे मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट सर किस में? 95.45 पे इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट वैल्यू चल रही थी इसकी। इन्वेस्टमेंट के लिए ईयर 0 पे करता हूँ मैं। 95.45 की मार्केट वैल्यू थी पर लोन नोट की, और इसकी नॉमिनल वैल्यू थी 100 पे रिडीम होगा, पॉजिटिव कैश फ्लो। और इसका जो कूपन मिलेगा, कूपन किस पे होता है? हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो कूपन कितना था इसका, इस लोन नोट का? 6%। तो 6% इंटू 100 कितना हो गया सर? 100 का 6%, 6। क्या मैं 6 लिख दूँ? नहीं, जहाँ भी कूपन आता है, जहाँ भी डेट का इंटरेस्ट आता है, वो क्या करता है? टैक्स को अट्रैक्ट करता है। तो सर इसमें क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट का जो नंबर है वो क्या होगा सर? मेरा 100 की नॉमिनल वैल्यू है, 6% का मेरा कूपन है, और इसको मैं करूँगा आफ्टर टैक्स 0.25% से। तो मेरा इंटरेस्ट का जो नेट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 4.5। तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा? अपने डेट के इंटरेस्ट को हमेशा आफ्टर टैक्स करना होगा, तभी मेरा जो IRR होगा वो भी आफ्टर टैक्स आएगा। तो इट विल 4.5 फॉर 5 ईयर्स।
इस चीज़ को आपने हाईलाइट करके रखना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि आपने इसको एरर नहीं करना जल्दबाजी में, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर 5% पे 0 का तो हमेशा 1 आता है, तो अकॉर्डिंगली ये नंबर सेम आ जाएगा। 10% पे भी 1 आएगा, 95.45। अच्छा, इसकी अगर मैं एन्युटी यूज़ करते हुए 5% का रेट लगाऊं तो मेरे पास 4.329, और इसको मल्टीप्लाई करूं अगर मैं इससे तो सर 19.48, और इसको मैं 10% पर अप्लाई करूं तो 3.791। सवालात की प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको 5% 10% का 5-5 साल पे रेट अगर मिल जाता है तो आपको याद भी रह जाएगा। अगेन आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं अपने जो टेबल्स दिए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इट विल हेल्प यू आउट कि अगर आप ही रेट्स को स्टैंडर्ड रखें और उसमें चेंजेस ना करें, इट विल सेव योर टाइम एज वेल। 17.05 और रिडेम्पशन मेरी हो रही है। अब रिडेम्पशन से 5th ईयर पर इसमें एन्युटी यूज़ नहीं कर सकता, तो 5th ईयर पे मुझे 5% का अगर मैं डिस्काउंट करूँ ईयर 0 पे लाने के लिए तो 0.784 का रेट है। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सर 78.4, और 5th अगर मैं 10th पे करता हूँ इसको तो 0.621, सो इट विल कम अप टू 62.1 पॉजिटिव। सो लेट्स इसको आप क्या करें, इसकी एनपीवी निकाल लें दोनों रेट्स पे क्या क्या आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 95.45 नेगेटिव, 19.48 पॉजिटिव, 78, तो इट कम्स अप टू 2.43 पॉजिटिव एनपीवी। और आपने रेट जैसे ही डबल किया तो क्या हुआ, एनपीवी नेगेटिव हो गई। एनपीवी नेगेटिव होगी कितनी हो गई, 17 + 62 - 95, इट कम्स 16.29। दिस इज द नेगेटिव एनपीवी। सिंपल है, जस्ट पुट अप दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला। लोअर रेट कितना है 5% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ एनपीवीज माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस अलग है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 10% माइनस 5% डिफरेंस ऑफ रेट्स। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इट विल कम अप टू 5.6%, ठीक है। अब ये 5.6% कहाँ आएगा सर, ये जो हमने लोन नोट का आईआरआर निकाला है वो क्या है, केडी है टेक्निकली। तो यहाँ पे मुझे फोर्थ सोर्स ऑफ फाइनेंस भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इट इज केडी ऑफ लोन नोट्स। तो ये कितना आ गया 5.6%। और लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू, सर एक काम करें, रेफरेंस जो है ना हमने गलत दे दिया है, इसकी मार्केट वैल्यू है जो डायरेक्ट दी हुई है मुझे, रेफरेंस आप वर्किंग वन का यहाँ देते हैं क्योंकि हमने आईआरआर कॉस्ट के लिए निकाला है। अब लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, जो मार्केट वैल्यू पर लोन नोट मार्केट में चल रही है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लोन नोट्स। तो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है लोन नोट की, सवाल में हमें दिया हुआ है करंटली ट्रेडिंग एट 95.45, 95.45 पर ट्रेड कर रहा है, तो 95.45 तो सब पर लोन नोट मार्केट वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लोन नोट्स। नंबर ऑफ लोन नोट्स कैसे आएंगे, लोन नोट्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 11 मिलियन, 11 मिलियन दी हुई है, और नॉमिनल वैल्यू है कितनी पर लोन नोट 100, तो 11 मिलियन को अगर मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं तो सर मुझे नंबर ऑफ लोन नोट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ लोन नोट्स इन इशू कितने हैं, नंबर ऑफ लोन नोट्स इन इशू आ जाएंगे मेरे पास इस वैल्यू से। इसको मैं यहाँ लिख भी दूँ कि ये मैंने नंबर ऑफ लोन नोट्स निकालने के लिए यहाँ पे इस तरह बुक से उठा के डिवाइड किए। तो यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आ गई, लोन नोट्स की मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 94.4 मल्टीप्लाई किया तो मैंने सर 10,500। तो मेरे पास वैक के सारे इनपुट्स आ गए, सारी इस फाइनेंस की कॉस्ट आ गई और फाइनेंस की सारी मार्केट वैल्यूज भी आ गई क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू को वैक निकालना था। अब मैंने अपने क्या करना है, मुझे अपने वैक में सब कुछ पुटअप करना है। वैक बिल्कुल ईजी प्रोसेस है मेरा, सबकी कॉस्ट 10.1% मल्टीप्लाई बाय 391,920 प्लस प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट, और इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आपने 8.9 प्लस बैंक लोन 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5.25 प्लस इरिडीमेबल डेट 5.6% जो हमने आईआरआर निकाला इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू 10,500 डिवाइड कर दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड मार्केट वैल्यू, इन सब का टोटल इफेक्टिवली, इन सब का टोटल, इसको प्लस करूं इसको प्लस करूं इसको प्लस करूं तो मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है 408,220। इस 408,220 को मुझे इस फॉर्मूले में प्लेस करना है एंड देन आई विल गेट द वैक ऑफ 9.9 विच इज इफेक्टिवली 10। तो ये आपका वैक आ गया सर
इस सवाल के अंदर, इट इज़ अ पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। अगर सवाल में कहीं किसी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक भी हो जाए तो आपको वहाँ स्टिक नहीं करना, आपने मूव ऑन करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज कि आपने एक रेट मल्टीप्लाई करके गलत निकाल लिया या आपने केडी गलत निकाल लिया, के गलत निकाल लिया, तो आपने मूव ऑन करना है उसको और अकॉर्डिंगली उसको आगे लेके चलना है, वैक के फॉर्मूले तक लेके जाना है उसको। सर वैक के फॉर्मूले तक लेके जाऊंगा तो मेरा वैक भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा आपका वैक, लेकिन आपको जो डिडक्शन होगी वो वन टाइम होगी वहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखेगा कि आपने वैक के कैलकुलेशन जो फॉर्मेट था वो सबको सही किया हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने वहाँ गलती की, उस गलती की वजह से वो सारी कैलकुलेशन खराब हो रही है, बट यू नो द प्रोसेस ऑफ द वैक, आपने सारी नंबर सही निकाले, तो डिडक्शन आपकी एक जगह पे होगी, उस डिडक्शन को वो कैरी ऑन नहीं करेगा आपके वैक के एंड। तो आपको अगर कहीं जहाँ मिस्टेक लग जाए, कहीं कोई चीज़ हो जाए, तो आपको वहाँ स्टिक नहीं करना कि यार ये चीज़ गलत हो गई तो बाकी जो सही चीज़ें मुझे आती मैं वो भी नहीं करूँ। आपको एग्जामिनर को एंड तक ये शो करना है कि आई नो द होल प्रोसेस, बट एक मिस्टेक होगी तो वहाँ डिडक्ट करेगा, अदरवाइज जो सारे जो गिरेबल मार्क्स होंगे आपके, जो आप स्कोर कर सकते हो, आप वो लूज ना करें उस एक मिस्टेक की वजह से, उसकी वजह से स्टिक ना करें। तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करें, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जितने क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप सवाल को रीड करेंगे, सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको वैक के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल रीज़न नहीं कि आप उसमें मिस आउट करें कोई मार्क्स। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कैलकुलेशन समझ आई। डेफिनेटली अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ अब क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, वेट्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर, तो आप ग्रुप पे पोस्ट करें, मुझे पूछें, मैं जवाब देता रहूँगा आपको इंशाल्लाह। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।